नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू हो गया है। सीए को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह 2 महीने में 2 बार कह चुके थे कि सीए लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। ये देश का कानून है, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसका विरोध अब चालू हो चुका है। विपक्ष इस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आई है। अर्जुन खड़गे भी कुछ कह रहे हैं। लगातार राजनीतिक दल विपक्ष के जो नेता हैं, तमाम नेताओं की यहाँ पर बयानबाजी देखने को मिली है। कुछ का कहना है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये अभी सीए का ऐसा ऐलान हुआ है। बहुत सी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन जब हम बात सीएए की कर रहे हैं तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या सीएए लोग इसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। क्या हमारे देश में जो मुस्लिम्स रह रहे हैं, क्या इस चीज को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। तमाम हमारे पास मुद्दे हैं सीए के अंदर, उन सभी बिंदुओं पर आज बात करेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश शास्त्री जी हमारे साथ, बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। केदार सिरोही जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। विलक्षण सक्सेना जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेर मोहम्मद जी सदर में पंचायत राजस्थान से जुड़े हैं और जाहिद हुसैन जी हमारे साथ टीएमसी नेता जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर राजनेताओं के बयान बहुत सारे सामने आए हैं, ममता बनर्जी से लेकर अलग अलग लोग इस पर बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं, तो विलक्षण जी से मैं जान लेती हूँ कि विलक्षण जी सीए को लेकर क्या कहेंगे आप। सीए को लेकर कुछ गलतफहमियां भी लोगों के दिमाग में है, वो भी बताइएगा। साथ ही साथ अब सीए आ चुका है, उसका विरोध भी सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। आगे भी और भी कुछ हो सकता है, विरोध हो सकता है इसका, लेकिन सीएए आपकी नजर में कैसा है? देखिए सिन्हा जी, यहाँ पर अगर हम दो पर्सपेक्टिव को एनालाइज करें तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, ताकि इसके बिना पे जो कंफ्यूजन और अगर सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि भ्रम फैलाया जा रहा है और विपक्ष कह रहा है कि इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट, हम जान लें कि सीए बेसिकली बात क्या करता है, 2024 रूल्स क्या बात करते हैं, 2019 एक्ट कहता क्या है। सी एज पर सेक्शन 2 ऑफ द सीए एक्ट, बेसिकली हमारे यहाँ सिटीजनशिप जो होती थी उसकी 5 कैटेगरी के बेसिस पे उसे ग्रांट किया जाता था। पहला होता था इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी, जैसे अगर भारत ने कोई राज्य का या कोई चीज का अधिग्रहण किया तो ऑटोमेटिकली उसके निवासी होंगे वो भारत के सदस्य होंगे। फॉर एग्जांपल गोवा हो गया, दमन एंड दीव हो गया, सिक्किम हो गया। इसके बाद आपका बाय बर्थ होता है, जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आपने भारत में जन्म लिया है। दूसरा बाय डिसेंट में ये है कि आप भारत के रहने वाले नागरिकों के आप सुपुत्र पुत्री या जो भी आप डिसेंडेंट्स हैं उनके। फिर नेचुरलाइजेशन होता है कि आप एक ड्यूरेशन तक रहे, और उसके बाद ये रहता है कि फिर आप उसमें अपने रजिस्ट्रेशन यानी आपने किसी पर्टिकुलर कंट्री की सिटीजनशिप को ड्रॉप करके इंडिया में अप्लाई किया। अब ये 6th कैटेगरी आ गई है, 3 खासतौर से देशों के लिए, विच इज अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, कि हम रिलीजन के बेसिस पे वहां पे परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को इंडिया में सिटीजनशिप ग्रांट करते हैं। हर वो व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रहा, उसने 12 महीने तक अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं सर्व किया है, या उसके पहले अराउंड 11 to 14 इयर्स के ड्यूरेशन में वो भारत में रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है, जो रिलीजन्स का यहाँ पे डिस्कशन किया गया उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को इंक्लूड किया गया, लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटीज को नहीं यूज किया गया। तो सबसे पहला तो हम यही कैटेगराइजेशन ले लें कि मुस्लिम माइनॉरिटीज को क्यों नहीं इसमें ऐड किया गया, फॉर द वेरी ऑब्वियस रीजन कि जिन 3 कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं वो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र, और हमने देखा है कि भारतीय इतिहास में रेफ्यूजी क्राइसिस इंडिया में जो रही है, जो इलीगल माइग्रेशन हुआ है, उसमें हमेशा एक पर्टिकुलर प्रोसिक्यूटेड भले ही हो, फॉर एग्जांपल म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम।
अगर वो परसिक्यूटेड है लेकिन आए लेकिन मुस्लिम कैटेगरी से आए, और अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुल उसमें इस्तेमाल करने की वजह से बड़ी आसानी से आधार कार्ड, फेक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ये वोटर लिस्ट में ऐड हो जाते हैं, जो इंडियन डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज्यादा शराब के इस्तेमाल है। आपको एग्जांपल अगर मैं देना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अध्यक्षता के अंदर जब इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज बनी थी और जब उसमें चेक किया गया, जिसमें असम कैडर के आईएएस, उनका नाम भी लेना चाहूंगा, प्रतीक हजेला जी ने जब बाय ऑन कैमरा इन्वेस्टिगेशन किया गया था, तो कई ऐसे सब्जेक्ट्स पाए गए थे जिनका प्रेजेंट नेम मधुर लाल, बिरमिन दास ऐसे करके था, लेकिन एक्चुअली उनके जो 3 या 4th जनरेशन थे वो मोहम्मद बिन इस्लाम या ऐसे पर्टिकुलर माइनॉरिटीज को बिलोंग करते थे, मुस्लिम माइनॉरिटीज को करते थे, और उनके पास प्रॉपर माइग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से उनने इंडिया में फेक डॉक्यूमेंट्स लिए, उन्होंने सर्व किया, और इवन वो इंडियन डेमोक्रेसी के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते गए। तो बेसिकली पुरानी सरकारों का, अगर हम सत्ता पक्ष की तरफ बात करें, तो पुरानी सरकारों ने एक अपॉर्चुनिटी दी बॉर्डर जंपर्स को कि वो आए, भारत की डेमोक्रेसी का फेक इलीगल तरीके से हिस्सा बने और उनके लोकतंत्र के फेस्टिवल में हिस्सा करके भारत का भविष्य डिसाइड करें और भारत की नीतियों के लिए करें, और यही लोग अंत में राइटिंग्स और इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, चलिए विलक्षण जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी और इस पर बहुत से बिंदु सामने आएंगे, उस पर भी आपकी राय ली जाएगी। लेकिन अब मैं आऊंगी केदार सिरोही जी के पास। केदार सिरोही जी, देखिए कांग्रेस का तो बयान सामने आ गया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इलेक्शन के पहले ये लागू करने की क्या ज़रूरत थी। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये पार्शलिटी, उन्होंने कहा कि भेदभाव हो रहा है। आपका क्या कहना है सीए को लेकर? देखिए, सीधी बात है, जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को लताड़ा है, एसबीआई के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला है उस पर आप पूरा देख रहे हैं कि बड़ा मामला है। तो मोदी जी हमेशा कुछ इस तरह का इवेंट करते हैं कि एक मुद्दे को दबाने के लिए वो कोई दूसरी बात खड़ी कर देते हैं। आज ये 4 साल पुराना मुद्दा है। जब 4 साल पहले सदन में पास हो गया था ये कानून, 9 बार इसमें अमेंडमेंट हुआ, बहुत पहले करना चाहिए था, परंतु अभी जब चुनाव आया तब जाके ये लोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये चुनावी स्टैंड और कुछ भी नहीं। यानी कि चुनाव के मद्देनजर ये किया गया है। तो सीए आपकी नजर में कैसा है, सही है या फिर कुछ इसमें गड़बड़ियां आपको नजर आ रही हैं? देखिए, अभी इसमें समझना पड़ेगा, अभी पूरा डॉक्यूमेंट आने दें। जिस तरह हम लोग उधर के रेफ्यूजी ले रहे हैं, उनका हम लोगों का बात कर रहे हैं, उस तरीके से हमारे यहाँ डंकी प्रोसेस को भी आप लोग हम देख ही रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ से एक गाँव में से 400-500 लोग डंकी प्रोसेस के तहत अमेरिका और यूरोप में जा रहे हैं। तो अभी वर्तमान में हमारे देश की जो सिचुएशन है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, जनसंख्या का बढ़ता घनत्व है, ये सब चीजों को देखते हुए इसका जो सामने आएगा उस पर चर्चा होगी। ठीक है, यानी कि अभी आप क्लियर नहीं है कि सीए सही लागू हुआ है, जो वो सही है या नहीं सही है, अभी आप इस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसमें मैं क्लियर कर दूं स्नेहा जी। हम बहुत क्लियर हैं, संवैधानिक दायरे में जो हमारे लोगों के हितों में होगा उसको होने देंगे। अगर हमारे देश की जनता के लिए कुछ गलत हुआ, उनके पक्ष में नहीं हुआ और किसी भी तरीके को हमारे देश की जनता को डिस्टर्ब भी हो, तो हम उस पर खड़े होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। शेर मोहम्मद जी के पास आऊंगी। जी शेर मोहम्मद जी, बताइए क्या कहेंगे सीए को लेकर? मैडम, आज मुद्दा ये होना चाहिए था कि एसबीआई को बुरी तरह से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है, और ये सरकार ये एसबीआई को लताड़ नहीं लगाई है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये आवाज वापस आ रही है लौट कर मेरे पास। जी होना तो ये चाहिए था कि जो एसबीआई को जो डांट लगाई है वो सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है। बहस उस पर होनी चाहिए थी। अभी सीए को लेकर आप क्या कहेंगे शेर मोहम्मद जी? मैं उसी के लिए उसी पर आ रहा हूँ। जब इन लोगों को लगा कि चारों तरफ से हम लोग घिरेंगे और मीडिया हमसे सवाल पूछेगा, तो ये अचानक प्रकट होते हैं। मीडिया तो सवाल पूछेगा, उस चीज से आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि 24 घंटे का समय मिला है एसबीआई को। 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपेंगे
उसके बाद जब सामने रिपोर्ट आएगी तो मीडिया सवाल पूछेगा। आप इससे बेफिक्र रहिए शेर मोहम्मद जी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आपका भारत सरकार का पूर्व मंत्री वर्तमान का सांसद आनंद हेगड़े सीधा सीधा कहता है कि मोदी जी को 400 सीट दीजिए ताकि हम संविधान को में परिवर्तन कर दें। जब इनको लगने लगा कि आप इसको लेकर देश में विरोध पैदा होगा तो फिर ये उठा करके सीए को ले आए। ठीक है, अब दूसरे मुद्दे पे आना चाहता हूं मैं। अब सीए की जो बात आप कर रही हैं, सीए पर ऐसा है मैम कि आपने सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर बाकी सबको नागरिकता देना चाहते हैं। ये सीधा सीधा ये है कि वोट का ध्रुवीकरण करने के नियत से इसको लागू किया गया है। अरे भाई, इस मुल्क के अंदर प्राय देश का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिंदू, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिंदू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हिंदू, सारे देश के गवर्नर हिंदू, सारे मुख्यमंत्री हिंदू, डिफेंस ऑफ चीफ हिंदू, आपके चीफ जस्टिस सारे हिंदू। फिर आप क्या चाहते हो भाई हमसे? मुसलमानों को क्यों परेशान करना चाहते हो? इससे बड़ा मुसलमान कहीं पर कोई डीजीपी हिंदू नहीं, कहीं पर मुख्यमंत्री हिंदू नहीं, कहीं पर कोई बड़ा अधिकारी हिंदू, देश के मुसलमानों को कुछ नहीं होगा। फिर क्यों चाहते हो? देश के मुसलमानों को कुछ भी नहीं होगा शेर मोहम्मद जी। देखिए मैं कहता हूं, सबसे पहले उत्तराखंड में इसको लागू किया गया, मुसलमान कुछ नहीं बोला, तो उसके बाद में जब शांत था तो फिर दंगे कराए। मैं आपके ही चैनल पर एक डिबेट में था कि नासिर हुसैन के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। अब आप लोगों को पता लगाया नहीं कि वो जो नारे लगा रहा था वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया कर्नाटक में। इस तरह का क्यों कर रहे हैं ये लोग? समझ से बाहर है। नारे लगाए गए थे ना, आप तो उस वक्त कह रहे थे कि नहीं लगे नारे। नहीं, वो वीडियो मैंने नहीं देखा था, लेकिन जो वीडियो बाद में वीडियो मैंने देखा उसमें दिखाई दे रहा था, और वो तो पकड़ लिया। विवेक नाम का हिंदू लड़का है, वो उसको गिरफ्तार कर लिया। अब आप ये बताइए, से कब तक मुसलमानों के खिलाफ? मुझे आप बताइए, देखिए सीए के बारे में तो आप जान, चलिए मैं आपके पास वापस आऊंगी। मैं अभी और आगे बढ़ती हूँ हमारे साथ, क्योंकि और भी मेहमान हैं। जाहिद हुसैन जी के पास आऊंगी। जी, टीएमसी नेता हैं आप, और ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये पार्शियलिटी हो रही है, भेदभाव हो रहा है। आप क्या कहेंगे उस पर? बिल्कुल, हमारी दीदी जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। भेदभाव हो ही रहा है। मुझे एक बात बताइए, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, कहाँ हो रहा सबका साथ सबका विकास? ये कानून से कोई मतलब नहीं, तो इसमें सबको रखना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको देना चाहिए। एक मुस्लिम बंदे को छोड़ के बाकी सब लोगों को रखा गया, सबको लिया जा रहा, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, सारे जगह से सब दिया जा रहा। मुसलमान ने क्या कसूर किया है? ये पहले बताइए, हिंदुस्तान में आया तो हम लोग का बाप दादा पैदा हुए, हम लोग पढ़े लिखे सब कुछ जो है। देश के मुसलमानों को कुछ भी नहीं होगा। जाहिद हुसैन जी, अगर आपने सीए के रूल्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि देश के जो मुसलमान हैं उनको कुछ भी नहीं होगा। देश के मुसलमानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर आप जिनको भी सीए का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उनको देश के मुसलमानों को एकदम सुरक्षित रखा जाएगा। बात हो रही है 3 देशों की। 3 देशों में कौन है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। क्योंकि ये मुस्लिम, इसमें मेजॉरिटी मुस्लिम है। जी मैडम, बात मेरा गांव से सुनिए। बात तो यही है कि कानून सब एक तरीके का होना चाहिए, सब धर्म को लेकर चलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। आप ये बोलते हैं। चलिए वेद प्रकाश शास्त्री जी से ठीक है, चलिए वेद प्रकाश शास्त्री जी से जवाब ले लेते हैं। जी वेद प्रकाश शास्त्री, देखिए भेदभाव हो रहा है, गलत है ये, ऐसे बहुत सी प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तमाम सवालों के कटघरे में यहाँ पर प्रधानमंत्री भी खड़े होते नजर आ रहे हैं। आप सवालों के जवाब दीजिए। स्नेहा जी, आपके माध्यम से हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं पूरे देश को कि जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हमारे
देश में हैं उनके लिए कहीं इस कानून में कोई भी व्यवधान नहीं है, वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है और उनसे कोई जानकारी मांगी जाने वाली नहीं है। वो पहले इसका नोटिफिकेशन पढ़ें। और भ्रम की स्थिति जो विपक्ष पैदा कर रहा है या कुछ तथाकथित स्वजातियों के जो स्वघोषित नेता हैं वो पैदा कर रहे हैं, ये पैदा न करें, देश का माहौल खराब करने की कोशिश न करें। और इसके लिए पूरे देश से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी को बधाइयों का तांता लगा हुआ है। कुछ चंद लोगों को छोड़कर इसके कोई विरोध में नहीं है। अभी हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं वो अभी ये स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि वो इसके विरोध में है या इसके पक्ष में है। ये 7 स्टेट हमारे यहाँ के ऐसे हैं कि जिन स्टेटों में ये जो विपक्ष के लोग हैं वो जाकर के भ्रम की स्थिति पैदा करके एक विरोध का वातावरण पैदा कर रहे हैं। बाकी देश में ये कानून के तहत लोगों को नागरिकता दी जा चुकी है। इसमें स्टेट की कोई दखलंदाजी नहीं है, किसी का कोई दखलंदाजी नहीं है। आप पोर्टल पे अपना नाम, पता, एड्रेस भरिए और उसकी जांच हो जाएगी और आपको नागरिकता मिलेगी। अब रही बात कि अगर ये कह रहे हैं कि भाई मुस्लिमों को इससे बाहर क्यों रखा गया है, तो उसका कारण भी स्पष्ट किया गया है कि वो जो देश हैं वो मुस्लिम बाहुल्य देश हैं, वहां से लोग आकर के यहाँ भारत की नागरिकता क्यों लेना चाहते हैं यह स्पष्ट बता दें ये लोग। और आखिर वहां के लोगों को भारत में नागरिकता दिला करके ये भारत की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है इसको क्यों प्रभावित करना चाहते हैं। जैसे हमारे जो विश्लेषक साथी हैं उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया है और पूरा देश का आम आवाम जानता है। हमारे भाई हैं, मुस्लिम भाइयों को कहीं से कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं। क्या कोई ये बता सकता है कि आज जो योजनाएं भारत सरकार से संचालित हैं, क्या हमारे साथ जो सबका साथ सबका विकास का नारा है वो प्रतिपादित नहीं हो रहा है, वो पूर्ण नहीं हो रहा है? क्या सबको उसका लाभ नहीं मिल रहा है? कहीं किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है नेहा जी। आपको हम स्पष्ट बताते हैं, आपके माध्यम से सबको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि कोई संकट नहीं है। ये निश्चित रूप से जो कानून बनाया गया है वो सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद बनाया गया है। उसका नोटिफिकेशन पढ़िए, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और जो कानून बना है वो देश हित में है। ठीक है, चलिए जी केदार सिरोही जी बताइए। देखिए, वेद प्रकाश जी ने कहा कि हम लोग पक्ष में या विपक्ष में, पहले तो आप लोग अपना कंफ्यूजन दूर कर लें। एनआरसी और सीएए पे मोहन भागवत जी के अलग बयान थे, इनके मुख्यमंत्रियों के अलग बयान थे, प्रधानमंत्री के अलग थे, गृह मंत्री के अलग थे, तमाम लोगों के अलग अलग थे। देखिए, इसमें जो नागरिकता देने का तो मानवीयता के आधार पर कहा है कि हमें मानवीयता के आधार पर ऐसे देश जहां पर कोई को रहने में तकलीफ हो उन्हें हमें जगह देनी है, कोई तकलीफ नहीं। अब नेपाल, भूटान जो हमारे पड़ोस के जो देश है वहां पर भी समस्याएं हैं, तो क्या वहां के लोगों को क्यों नहीं दे रहे? देखिए, बहुत सी चीजों पे प्रश्न तब खड़े होते हैं जब आपके मन में कुछ हो। आप ट्रांसपेरेंट तरीके से कर दीजिए। चाइना में भी, चीन में भी हमारे हिंदू हैं, आप देख लीजिए। म्यांमार में भी हिंदू है और म्यांमार का तो कहानी आपको मालूम है कि वो हमारे देश से भी लगा हुआ था पहले, हमारे देश के साथ भी उसका इतिहास है। हमारे बहुत से लोग सुभाष चंद्र बोस जी के साथ लड़ने के लिए वहां गए, विशेषकर बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोग। नहीं, आज भी उनके पास परमानेंट नहीं। वेद प्रकाश शास्त्री जी कह रहे थे कि आप सीए लागू हुआ है उससे आप पक्ष में हैं कि आप उसका मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं, वो जानना चाह रहे थे। आज अधिसूचना जारी हुई है। हमने क्या बोला, हमारे देश के लोगों का कहीं भी अहित होगा हम उसके खिलाफ है, संविधानिक दायरे के बाहर होगा हम उसके खिलाफ है, हमारे लोगों की स्वतंत्रता के खिलाफ होगा हम उसके खिलाफ है। हमारे देश के लोगों पर किसी विशेष तरह का बर्डन बढ़े जिससे हमारे लोगों का जीवन यापन या उनकी खुशहाली पे कोई प्रॉब्लम आए। यूं भी भारत का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है 135 में, ऐसा कुछ तो नोटिफिकेशन पे नहीं लिखा है वैसे, जिससे खुशहाली में या फिर देश के लोगों में कुछ ऐसा हो, लेकिन कुछ कुछ पॉइंटर्स होंगे शायद आपने जो पढ़े होंगे। देखिए, अभी तो बीज लगा है, आज अधिसूचना आई है, कुछ दिन आने दीजिए। ठीक है,
चलिए ठीक है, मैं आऊंगी वेद प्रकाश शास्त्री जी आपके पास, लेकिन जाहिद हुसैन जी कुछ बोल रहे थे जी, बताइए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक कानून जो है कोई गलत नहीं है, जैसे हमारे साथी बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं होगा। हम लोग तकलीफ के लिए नहीं मांग रहे, हम बोले कि सबका साथ सबका विकास। तो हमको आप बोलने का मतलब आप लोगे नहीं लोगे वो अलग बात हुआ, मगर रखना ना चाहिए, उसको रखना चाहिए। मुस्लिम को लोगे बाहर के देश से कि नहीं लोगे, वो तो हिंदुस्तान इंडिया गवर्नमेंट का जो कानून का है उसके मुताबिक लेंगे। हाँ, इसका बोलने का तो इसमें कोई बात नहीं था। हम लोग तो हिंदुस्तान के नागरिक क्या जाएंगे, हिंदुस्तान के लिए जान माल सब कुछ दे देंगे, निछावर कर देंगे। मतलब वो तो मैं जान देने को तैयार हूँ, लेकिन देश के लिए। मगर मेरा प्रधानमंत्री का नारा सबका साथ सबका विकास। जी मैं आऊंगी, अगर आप लेंगे या नहीं लेंगे, आप लेंगे या नहीं लेंगे, इसका जो प्रोटोकॉल है वो बताता ना। ठीक है, पहले तो बिफोर आप तो बात क्यों दे दिया। ठीक है, ठीक है जी, विलक्षण जी बताइए। मैं स्नेहा जी यहाँ पर मेरे जो जायद हुसैन जी को पैनलिस्ट है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा एक चीज कि अगर जैसे उन्होंने जब ये डिबेट की शुरुआत करी थी तो उन्होंने स्टार्टिंग में कोई चीज पॉइंट आउट करी थी और हमारे मन में सवाल आता है कि अगर एसबीआई की बात करें तो वो इंगित कर रहे हैं कि देश की फाइनेंशियल सिचुएशन पे हाथ देते। ये मैं यहाँ पर अपने ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा, को पैनलिस्ट को भी बताना चाहूंगा कि सीएए के माध्यम से देश के फाइनेंसेस को कैसे बचाया सकता है, क्योंकि आज से ठीक 24 साल पहले यानी 2001 के सेंसस के अगर आंकड़ों को कम से कम 30 लाख इलीगल बांग्लादेशी जो है इलीगल माइग्रेंट्स के रूप में भारत में आए थे और हर साल 1981 से लेकर 1991 तक ये रिपोर्ट सबमिट करी गई है बीएसएफ द्वारा कि कम से कम 90,000 से ज्यादा इलीगल माइग्रेंट हर साल भारत में आए हैं। अब इमेजिन करिए कि कितने सारी वेलफेयर स्कीम्स जो भारत सरकार चलाती है। फॉर एग्जांपल आज की डेट में जैसे ममता बनर्जी की सरकार में तो ऐसा प्रोविजन है नहीं, लेकिन अगर सिर्फ महिलाओं को या फिर किसानों को एक सम्मान निधि जो हर महीने दी जाती है उसका अमाउंट भी अगर 1200 रुपए लिया जाए और इमेजिन किया जाए कि ये सिर्फ 3 लाख लोगों के 20 लाख लोगों के लिए दिया जाए तो वही 360 करोड़ का बजट क्रिएट करते हैं। 360 करोड़ का बजट मध्य प्रदेश सरकार के इंटरम बजट को फुलफिल करता है, कई देशों के स्वच्छता अभियान को पूरा करता है, हाईवे टेंडरिंग प्रोजेक्ट एक्सप्रेसवेज का बजट होता है, बुलेट ट्रेन जो रैपिड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए फुलफिल करता है। तो आपको ये कहना जरूर आइडेंटिफाई करना होगा कि ऐसे लोग जो हमारे देश के नागरिक भी नहीं है कि उन पे हमें फाइनेंस वेस्ट करें। और जहां तक नहीं ये 3 देशों को हम क्यों स्पेसिफिक करते हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की यहाँ पे बात क्यों होती है। पहली बात तो हमारे जैसे मित्र में आपके पास बीजेपी नेता जो हमारे हैं या फिर केदार जी ने भी हमारे कांग्रेस ने कहा है कि कोई भी यहाँ पे दम फैलाने की कोशिश यहाँ नहीं करी गई है, लेकिन हम आइडेंटिफाई करें तो देखें कि एसके सिन्हा जी जो एक जनरल थे इंडियन आर्मी के, उन्होंने एसके सिन्हा रिपोर्ट सबमिट करी थी 1988 में जिसमें उन्होंने इलीगल माइग्रेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में रेफर भी किया गया था 2005 में उसको। उसमें कहा गया था कि ग्रेटर बांग्लादेश 1971 की वॉर के बाद मुसलमानों के एक सेंटिमेंट द्वारा लगातार इस माइग्रेशन को बढ़ावा दिया गया था, जहाँ पे असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड इसमें इमिग्रेशन को बढ़ाना जरूरी था, क्योंकि माना जाता था कि ये सारे स्टेट्स में भारत के पॉपुलेशन के इलीगल माइग्रेशन बढ़ाकर उन्हें पाकिस्तानी सिंपैथाइजर्स के थ्रू बनाना। क्या ये सिक्योरिटी नहीं है? क्या 7% जो प्रोस्टिट्यूट्स और सेक्स ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है वो इन्हीं इलीगल इमिग्रेंट्स के द्वारा भारत में फैलाई जा रही है? क्या वो नहीं है? क्या ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं की? तो ऐसे लोग ऐसे बाहर क्यों नहीं फेंकना चाहिए और क्यों इसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी? इसको रिलीजन से ना जोड़ते हुए एंटी नेशनल सिंपैथाइजर से जोड़ना चाहिए। जी बिल्कुल। वेद प्रकाश शास्त्री जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी स्नेहा जी, हम एक बात ये जानना चाहते हैं, जो हमारे टीएमसी के नेता हैं ये कह रहे हैं बार बार कि एक जात विशेष को लेकर के इस कानून में कुछ विसंगतियां हैं। ये कानून देश में जो बना है ये नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता लेने के लिए तो ये कानून है नहीं। और जो हमारे देश में इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं
उनको इस देश में रहने दिया जाए और वो हमारे लोकतंत्र को प्रभावित करते रहे, हमारे संसाधन का प्रयोग करते रहे और हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते रहे और उनके खिलाफ कोई कानून न बनाया जाए, उस पर कोई कार्रवाई न की जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो आप भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं देश में। देश को आप किसी दूसरे तरफ ले जाना चाहते हैं। जब बार बार ये कहा जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, गृह मंत्री जी की तरफ से और जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि ये कानून देश में नागरिकता देने के लिए है, नागरिकता लेने के लिए नहीं बनाया गया। किसी की जांच नहीं हो रही है, किसी की पड़ताल नहीं हो रही है। जो लोग रह रहे हैं वो रहे और जो अवैध तरीके से यहाँ घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जाहिद जी बताइए। नेहा जी, माननीय हमारे, इनको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। जो इन्होंने कहा बिल्कुल सही है। नागरिकता देने की बात होगी, लेने की बात नहीं। मेरी बात तो समझ में नहीं आई इनको मैं बोला है कि जिसको लेना है नहीं लेना है, भारत सरकार का जो बताएगा प्रोटोकॉल उस हिसाब से लिया जाएगा। हम मुस्लिम को बाहर देंगे क्यों? अब नहीं लेंगे मुस्लिम को, हमको लेने का दरकार नहीं है, लेकिन रहना चाहिए तो साथ में। हम कोई आएगा अफगानिस्तान से, मुझे पसंद नहीं भाई, नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा, उसको बात दे देंगे। मतलब बोलने का मतलब वो नहीं था मेरा कि हम लोग है सब हिंदुस्तानी है, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ जिएंगे, यही हम लोग का नारा है। ठीक है, चलिए शेर मोहम्मद जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि इस सीए से आपको नाराज़गी है कि आखिर एक पर्टिकुलर समुदाय को क्यों इसमें टारगेट किया गया है। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी कि यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर वहाँ से, इसमें ये भी मेंशन है कि जो पीड़ित हैं इन तीनों देशों में, पीड़ित जो हैं, जो लोग हैं अदर देन मुस्लिम्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि जो मुस्लिमों का देश है जहाँ पर ज़्यादा मुसलमान हैं, वहाँ पर एक मुस्लिम कैसे पीड़ित हो सकता है? बात स्पष्ट है। जहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में मुस्लिम्स पाए गए हैं तो वहाँ पर कोई एक मुस्लिम पीड़ित नहीं हो सकता है। तो ये जो सीए है, इससे आपत्ति किस बात की है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। आऊंगी जाहिद जी आपके पास। एक मिनट जी बोलिए। देखिए, 4 साल पहले मुसलमान को नहीं दिया गया, एक एक करके वोट का एक मिनट शेर मोहम्मद जी, एक मिनट रुकिएगा। जाहिद जी कुछ कह रहे हैं, जी बोलिए। अदनान स्वामी को भारत का सिटीजनशिप दिया गया या नहीं दिया गया? अदनान सामी को, वो तो पाकिस्तानी था, उसको भी दिया गया। वो 11 साल का है। मैं आपको बताना चाहूंगी जाहिद जी, 11 साल अगर कोई भारत देश में रह गया, ये 2019 से पहले की मैं बात बता रही हूँ आपको, कि 11 साल तक अगर कोई भारत देश में रह गया, अब उसको घटा के 6 साल कर दिया गया है, तो उनको भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है जी, शेर मोहम्मद जी बताइए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, नहीं, ये सिर्फ मुस्लिम सब पे लागू है क्या, या मुस्लिम को हटाकर लागू है, जो 6 साल के लिए बोल रही हैं आप? जी, जो आप 6 साल के लिए बोल रही है, मुस्लिम पे लागू थोड़ी है, ये तो सिर्फ अदर देन मुस्लिम पे लागू है ना? हाँ बिल्कुल, हाँ जी। विलक्षण जी बताइए। वही हमारा मैं शेर मोहम्मद जी के सवाल का, जो शेर मोहम्मद जी ने सवाल पूछा उसका मैं जवाब दे दूं। उसका लीगल स्टैंडिंग ये है, शेर मोहम्मद जी, मैं बताना चाहूंगा आपको। एक सेकंड शेर मोहम्मद जी, और आपका जवाब का, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हाँ नहीं, मैं शेर मोहम्मद जी के सवाल का यहाँ जवाब दूं। अगर 6 इयर्स का वो बोल रहे हैं, तो पहली बात तो अदनान सामी जी का, या हम ये 6 इयर्स का बोलते हैं, ये वेरिफिकेशन रिलेटेड होता है और इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट करना भारत सरकार का एज ए प्रोसेस ऑफ अ पर्सन वेरिफिकेशन, ये किसी एप्लीकेंट का राइट नहीं होता है। अदनान सामी को भी अगर सिटीजनशिप ग्रांट करी गई है इंडिया की, तो आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन और कंसिडरेशन की गई है, और ये इससे मुसलमान का कोई लेना देना नहीं होता। अगर हम सीए के अंतर्गत बात करते हैं तो इट्स टॉक्स अबाउट द परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज,
और मुसलमान की जहां तक कही जाती है कि they doesn't come under persecuted minorities for the very same reason कि वो अपने पर्टिकुलर देश से जहां से माइग्रेट करके आते हैं। तो देना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के सारे मुसलमान उठ के भारत देश में आ जाएं, आप ये चाहते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते। कहाँ जाएंगे, जगह ही नहीं बची है। शेर मोहम्मद जी, नहीं, कब नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये भारत में रहेंगे, ये देश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बात करेंगे। आज भी हम नहीं चाहते ना कि दूसरे देश का आदमी आकर के आ रहे हैं। कौन आकर रहा है? कौन आकर रहा है इस वक्त? कौन आ रहा है? ठीक है, ठीक है, कितने लोग आ रहे हैं? चलिए ठीक है। अब इसका नोटिफिकेशन तो आ चुका है और लाखों लोग रह रहे हैं वहाँ जो अवैध रूप से हैं। आप तो यही कर रहे हैं कि जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। आप सीएए के भावना को समझ ही नहीं रहे कि ये किस लिए बनाया गया है। देखिए, आप सीएए के जो रूल्स रेगुलेशंस है, जो पॉइंटर्स है, उसको पढ़ने की कोशिश करिए, नागरिकता लेने के लिए नहीं है। गलत जानकारियों में मत जाइए। किसी को छोड़ दिया मैं सभी से, मैं चैनल के माध्यम से आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सीए को सही तरीके से पढ़िए और उसमें जानने की कोशिश करिए। भारत में रह रहे एक एक मुसलमान यहाँ पर सुरक्षित है, उनके ऊपर उंगली भी उठा के कोई नहीं देख सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और समय मेरा समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर चर्चा को विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमान का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो सीए पर बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा बहस में भी विपक्ष जो है लगातार प्रश्न खड़े कर रहा है कि आखिर सीए क्यों लाया गया, मुसलमानों को इसमें से क्यों हटाया गया। लेकिन इसको समझने की आवश्यकता है, जिन 3 देशों को इसमें इंक्लूड किया गया है वो 3 देशों में सबसे ज्यादा मुसलमान पाए जाते हैं। और वहां के मुसलमान भारत देश में क्यों आएंगे? आखिर भारत में भी मुस्लिम हैं और वो बहुत अच्छे से उनको सुरक्षित रखा गया है, उनके ऊपर कोई आवाज नहीं उठा सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ये समझने की बेहद आवश्यकता है। इसीलिए मैं अपने दर्शकों को भी यही कहना चाहूंगी कि सीए के बारे में बेहतर तरीके से पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको सारा कुछ यहाँ पर स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि आखिर सीए क्यों लागू किया गया है। चलिए, तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।